Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 दिसंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अकरा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, GL10 जो उस समय पर न्यूज़ में होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीज लाइटनिंग 10, ये क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको जापान ने डिज़ाइन किया है, या ऑप्शन नंबर सी, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है, या ऑप्शन नंबर डी, ये रीयूजेबल रॉकेट है जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में बीच बीच में कई बार सुना होगा। इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, इसकी मांग है यहाँ पर खालिस्तान बनाना। अब हुआ क्या, इसकी साइड से ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। हुआ क्या, इसने अमेरिका से बैठकर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंदर मेंशन किया कि मेरी हत्या की जो साजिश है वो नाकाम हुई है, लेकिन 13 दिसंबर को हमारे पार्लियामेंट के ऊपर यह हमला करेगा, ऐसा यहाँ पर इसने वीडियो बना के रिलीज़ किया, जिसके बाद सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में इसकी चर्चा हो रही है। इवन आज का द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन करोगे आप तो फ्रंट पेज पर आपको ये आर्टिकल मिलेगा, और फ्रंट पेज के अलावा पेज नंबर 16 पर भी आपको यही सिमिलर आर्टिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है वीडियो कि इसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुकी है। ये आप देख पाओगे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल जो कि पब्लिश हुए हैं। लाइव मिनट ने मेंशन किया है, दिल्ली पुलिस ऑन अलर्ट आफ्टर खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू थ्रेटन्स टू अटैक पार्लियामेंट। इतना ही नहीं, बिजनेस टुडे ने मेंशन कर रखा है दिल्ली बनेगा खालिस्तान। ये बात यहाँ पे गुरपतवंत सिंह पन्नू की साइड से मेंशन की जा रही है और इसने यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने के लिए बोला है 13 दिसंबर या 13 दिसंबर से पहले। द हिंदू ने भी दोस्तों इसके बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि जो दिल्ली पुलिस है एकदम से अलर्ट पर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पूरा ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस का, इसको बैन कर रखा है। तो इसी ग्रुप का दोस्तों ये चीफ है जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने का जो यहाँ पर थ्रेट है वो दिया है। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई, क्योंकि बीच बीच में इसने इस तरीके के यहाँ पर जो थ्रेट्स हैं वो देते रहा है। तो लोग यहाँ पर इसको कॉमेडियन की साइड से बोले, मतलब एक कॉमेडी कर रहा है हमेशा की साइड में, हमेशा की तरह यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता होगा इतिहास में पार्लियामेंट अटैक ऑलरेडी एक बार हो चुका है साल 2001 में, जिसकी वजह से लगातार एक साल तक यानी 2001 से लेकर 2002 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ भी चला था। और उस पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 2001 वाला, उसके पीछे का जो मेन प्लानर था वो यहाँ पे अफजल गुरु था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे इस पन्नू ने ये पोस्टर भी यूज़ किया है जिसमें अफजल गुरु का फोटो दिखाया है और मेंशन किया है कश्मीर टू खालिस्तान करके। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यूएस इतना सपोर्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस समय ये अमेरिका में ही है। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो यूएस के डेप्यूटी NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने यहाँ पर ये पन्नू का केस भी उठाया था एक मीटिंग के दौरान। और बार बार इसी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए ने इस व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने भी मेंशन कर दिया है कि जो ये थ्रेट है, जो धमकी है, जो भी कहो, इसको हमने सीरियसली लिया है और हम पूरी तरह से जो अलर्ट है वो रखेंगे। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से।
क्या बात की जा रही है, हमारे देश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आज के समय पर बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। बहुत सारी टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं वो बंद भी हो चुकी हैं, ऐसा खुद यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्टर का कहना है। और आने वाले समय पर कई सारी और भी कंपनियां हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। आखिरकार ये सिचुएशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कैसे हो गया, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने सारे मिलियंस ऑफ लोगों को एक रोज़गार देने का काम करती है, उन सब के ऊपर भी असर पड़ रहा है धीरे धीरे। तो उसके बारे में एक डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट आई है दोस्तों, उस ग्राउंड रिपोर्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं लगातार जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही हैं, यानी कि ये कपड़े वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ है और ये कंपनीज़ बंद होती हुई नजर आई हैं। और कुछ कंपनीज़ जो बची हैं उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम कर दिए हैं। वर्किंग आवर्स कम करने से जो लोगों की नौकरी है वो भी कम हो चुकी है, कम घंटों के लिए काम कर रहे हैं। और कम काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी जो है उनको कम पैसा देगी, तो उनके वेजेस वगैरह जो मजदूरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है, कम हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जो पी कोटी राव साहब हैं, जो कि आज के समय पर आंध्र प्रदेश की टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नाम की बॉडी को हेड करते हैं, इनका कहना यह है कि आंध्र प्रदेश में 8 से 9 जो मिल हैं कपड़ों की वो बंद कर दी गई हैं और बहुत सारी बंद होने के कगार पर हैं। आंध्र प्रदेश एक समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट किया करता था, बट आज के समय पर सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। एक समय पर 30% के आसपास एक्सपोर्ट होता था और आज के समय पर यहाँ पे कह सकते हो ये 5% भी नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और इन्हीं का कहना यह है कि ना ही हमें अपनी जो राज्य की सरकार है और ना ही केंद्र सरकार है, किसी की साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस चक्कर में हम यहाँ पे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इस टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो डिमांड डोमेस्टिकली तो कम हुआ है, हमारे देश में तो कम हुआ है, साथ ही साथ में बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी ये डिमांड कम हुआ है। तो जिस तरीके से वो पहले एक्सपोर्ट किया कर रहे थे वो एक्सपोर्ट के अंदर में एक गिरावट आई है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे प्रोडक्शन करें तो वो बेचे कहाँ पर जब डिमांड ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये हमको दिख रही है। और इतना ही नहीं, अभी इस आर्टिकल में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, मतलब आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपने बेसिक चीज़ें ज़रूर से पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा सिनेरियो क्या है भारत के अंदर में, कहाँ पर स्टैंड करती है, कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो मेंस के लिए आपको पूरा एक कंटेंट रेडी करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आप समझते हैं, आप देख पाओगे स्क्रीन पर नीचे की साइड में सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब एक एक करके ध्यान से सुनते चलना। भारत का जो टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट है दोस्तों, आज के समय पर ये $150 बिलियन से भी ज़्यादा का है, जिसमें से हम $40 बिलियन से ऊपर का एक्सपोर्ट करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि अगर हम पूरे दुनिया का इस कपड़े वाले मार्केट को देखें, पूरे दुनिया के टेक्सटाइल मार्केट को अगर हम देखें, तो उसका जो व्यापार है वो लगभग $1000 बिलियन तक 2025-26 तक पहुंच जाएगा। और इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? $250 बिलियन तक का हो सकता है, ऐसा हमें बोला जा रहा है। ये अच्छे प्रोडिक्शंस हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अभी जो हमारी कंपनी किस तरीके से सफ़र कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि अभी दुनिया का जो पूरा का पूरा टेक्सटाइल मार्केट है ये $840 बिलियन का है। इसमें 4% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत का है। भारत यहाँ पे 4% होल्ड करके रखता है और इंडिया 5th पोजीशन पर आता है इस प्रकार के टेक्सटाइल मार्केट में। अब इतना बड़ा मार्केट यहाँ पर भारत का भी है टेक्सटाइल का, तो इस वजह से भारत की जो टोटल जीडीपी है, हमारी इकॉनमी है, उसमें 3% का कंट्रीब्यूशन इसी पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। 7% का इंडस्ट्रियल आउटपुट, 12% एक्सपोर्ट जो अर्निंग्स है इंडिया के अंदर में, मतलब एक्सपोर्ट करने से जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, तो 12% अर्निंग्स दोस्तों यहीं से आ रही हैं, इस टेक्सटाइल सेक्टर से आ रही हैं। इतना नहीं, जितना भी रोज़गार मिला है हमारे देश में उसका 21% रोज़गार दोस्तों इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे आज के समय पर काम कर रहे हैं। जो एक मोटा मोटा डेटा बोलता है 45 मिलियन लोग तो डायरेक्टली यहाँ पर इस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, इस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, और 100 मिलियन के आसपास इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं आज के समय पर। और दूसरी चीज़, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का पूरे दुनिया में। तो 95% दुनिया का जो हाथ के बुनाई वाला फैब्रिक है दोस्तों वो भारत से ही आता है। उसके बाद इंडिया जो है छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का। टेक्निकल टेक्सटाइल थोड़ी अलग होती है ये टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल हमारे नॉर्मल कपड़ा हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल दोस्तों फंक्शनल वाली टेक्सटाइल्स होती हैं, मतलब कि इनका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कार बाइक इनकी बात कर रहे हैं। अब कार में सीट बेल्ट का यूज़ किया जाता है, वो भी कपड़े से बन रही है, तो ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में कुछ बन रहे हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही है, वो यहाँ पर कपड़े से बन रही है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, वो उससे बन रहे हैं, कपड़ों से बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा टेक्सटाइल यूज़ होता है उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। इनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो इंडिया टेक्सटाइल के मामले में भी और टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में भी दोनों में बहुत आगे है। टेक्निकल टेक्सटाइल में हम लोग छठे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि हमारे को एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट हमको क्या मिलता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉटन, सिल्क, वूल इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। वो कैसे होता है, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये स्टैटिस्टिक्स आप देखो, जब बात करते हैं स्पेशली कॉटन की, कपास की, तो भारत दूसरा लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में। और बात करते हैं सिल्क की, तो इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का भी। और पूरे दुनिया में जो सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 18% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का है। फिर बात करते हैं ऊन की, वूल की, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं, ठीक है, शीप हैं। उन्हीं शीप से तो ऊन बन रहा है। लगभग 6.15 करोड़ के आसपास शीप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि 45 मिलियन किलोग्राम के आसपास जो ऊन है उसको प्रोड्यूस करती हैं। तो इस वूल प्रोड्यूसर के मामले में भी भारत की जो रैंकिंग है वो कह सकते हो 6th नंबर पर आती है। 6th नंबर पर आती है क्लीन वूल प्रोड्यूसर, जो बिल्कुल साफ ऊन हम प्रोड्यूस करते हैं। और एक आता है ग्रीस वाला वूल, उसके मामले में हम 90 नंबर पर आते हैं सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर। तो यहाँ पे भी हमको सपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद मैन मेड फाइबर, फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारी मैन मेड फाइबर में। जूट की बात करेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। जूट के गुड्स बनते हैं उसका भी। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज हमारी इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से सफ़र कर रही है वो यहाँ पर आपने ऊपर देखा आर्टिकल के अंदर। समझ गए? ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझो कि ये सेक्टर अगर यहाँ पे अगर गिरता है, डाउन होता है, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत बड़े लेवल पर है। कितने बड़े लेवल पर है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पूरे सेक्टर की इकोनॉमिकल वैल्यू देखें तो 2019-20 में जो हमारे देश का टेक्सटाइल मार्केट था उसकी जो टोटल वर्थ थी वो $150.5 बिलियन की थी, जिसमें से हमने व्यापार किया। और इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे $41 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था अलग अलग देशों को 2021 में। और ये एक्सपोर्ट हमारा बड़ा था, दुनिया भर में एक बढ़िया ग्रोथ नज़र आई थी। ठीक है, 2021 की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ये सेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 मिलियन लोग तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिला हुआ है। और 45 मिलियन वर्कर्स डायरेक्टली यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिरकार जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर मजबूती मिल रही है इंडिया में, इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं। ज़रा मेन रीज़न को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल को आपने उसके हर एक एस्पेक्ट डिस्कस करना है, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वहाँ पे आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को लेकर चलना है साथ में। तो ये आर्टिकल तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है। पहला, रॉ मटेरियल बेस, क्योंकि भारत के पास में रॉ मटेरियल बहुत है। हमारे पास में नेचुरल फाइबर, कॉटन क्रॉप, जूट, ये भर भर कर है। इस चक्कर में हमको यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट मिलता है। जिसके पास में ये चीज़ होगी नहीं तो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर ग्रो करेगी। दूसरी चीज़ है लेबर। इंडिया में जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, सस्ती लेबर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको कहीं कहीं पर आपके देख पाओगे छोटे छोटे साइज़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, कहीं पर बड़े साइज़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो इससे हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फिर रिच हेरिटेज, हमारे यहाँ का एक पूरा आप कह सकते हो कि ये जो कल्चर चल रहा है टेक्सटाइल का, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लंबे समय से दोस्तों हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इससे कल्चरली जुड़े हुए हैं। फिर बात आती है डोमेस्टिक मार्केट की। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनकम लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, और तो पॉपुलेशन की जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन ये तो बात हो गई क्या क्या फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये टेक्सटाइल सेक्टर फेस कर रही हैं आज के समय पर, क्या क्या चुनौतियों से गुजर रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाईली फ्रेगमेंटेड।
दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये अभी भी अनऑर्गेनाइज है, जबकि दुनिया भर के टेक्सटाइल सेक्टर को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर को देखोगे तो वह छोटे छोटे बिजनेस आज के समय पर हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। पहले दूसरी चीज़ आप देख पाओगे हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी हम आज से 20 साल 25 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे वही आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में जो समय के साथ में टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनको अडॉप्ट कर लिया गया है, तो वह कॉम्पिटिशन के अंदर में कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। समझ गए, ये भी यहाँ पर एक मेन चैलेंज हमारे लिए आ जाता है। तीसरा चैलेंज है टैक्स स्ट्रक्चर के साथ में थोड़ा सा समस्या होना। जैसे जीएसटी की बात करता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों को थोड़ा एक्सपेंसिव बना दिया है। ठीक है, अब एक्सपेंसिव बनाने की वजह से जो मार्केट के अंदर में या बाहर हम लोग एक्सपोर्ट भी करें थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा। अब दोस्तों क्या है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे हैं जो सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सस्ता बिक रहा है उनका और हमारा महंगा बिक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इंसान है वो हमेशा से ही एक अच्छी क्वालिटी का और कम दाम में उसको परचेस करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं इस टैक्स स्ट्रक्चर के इशू की वजह से। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6 सालों से, 1-2 साल नहीं, पिछले 6 सालों से जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन पर ही रुका हुआ है। हम केवल इतने ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम लैक ऑफ स्किल। अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बांग्लादेश में दोस्तों एक फैक्ट्री के अंदर में 500 मशीन्स के आसपास हैं एवरेज, जबकि यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो केवल और केवल 100 मशीन्स आपको नजर आएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें एक सुधार की ज़रूरत है, ज़्यादा मशीनरीज़ की, ज़्यादा लोगों की यहाँ पर ज़रूरत होगी इस इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने की। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब बात करते हैं हम लोग एफडीआई की, तो दोस्तों बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है हमारे इस वाले इंडस्ट्री के अंदर में है ही नहीं। ठीक है, अगर बाहर से एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है इन कंपनीज़ को सपोर्ट मिलेगा। बट बिना एफडीआई के जो टेक्सटाइल है इनको कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। समझ गए, वो पैसा नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो उससे यहाँ पर ही अपने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या खर्चेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी इनके पीछे यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज के समय पर डिक्लाइन कर रही है, मेन रीज़न है डिमांड उसकी कम होना इंटरनेशनल लेवल पर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, तो प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पे आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, जैसे दूसरा वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा था, तो आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना इसको लेकर परेशान नहीं होना कि वीडियो में से नोट्स कैसे बनाएं, है ना। केवल वीडियो देखो काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा जो कंटेंट है, बैकग्राउंड डेटा है, वो आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसी पेड ग्रुप के अंदर में प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को यहाँ पर डायरेक्टली हेल्प हो जाती है। इसमें सारा कंटेंट सिक्योर है, कभी भी आप किसी भी तारीख के कंटेंट को डाउनलोड करो, पढ़ लो, डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम बनी है। स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोग स्टोरेज के इशू से परेशान होते हैं, यार इतना कंटेंट स्टोर करके कहाँ पे रखें। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कभी भी कंटेंट साफ़ करना पड़ जाता है। तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म हैं। आपने जब बात करते हैं करंट अफेयर के नोट्स की, तो टेंशन बिल्कुल निकल जाएगी अगर आप यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योरली प्रोवाइड करवाया है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा हमेशा के लिए 499 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, या फिर कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। एक छोटा अमाउंट है जो आप इधर उधर फालतू की चीज़ों में खर्च कर देते होंगे, कभी कभी ऐसा होता भी है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गारंटी देता हूँ कुछ दिन बाद लगेगा कि हाँ मेरा अमाउंट है यार रिकवर हो चुका है, और उसके बेनिफिट्स अभी भी मिल रहे हैं। नाउ इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा। पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक करना कि मुझे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, तब अपने को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, वीडियो पे लाइक के बटन को प्रेस कर देना। चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो बनाया है केशवानंदा भारती जजमेंट केस के ऊपर में। अलग अलग भाषाओं में ये वीडियो बना के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे जारी किया है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा केशवानंदा भारती केस चर्चा में आ चुका है। तो 5 मिनट का वो वीडियो है जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया। तो आज मैं आपको थोड़ा सा केशवानंदा भारती जजमेंट के बारे में समझाऊंगा। वैसे भी इस साल इस जजमेंट को पूरे 50 साल भी हो चुके हैं। आपको थोड़े दिनों पहले मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाया भी था, ठीक है। और दोस्तों बीच बीच में यहाँ पर ये केशवानंदा भारती जजमेंट न्यूज़ में रहा है ना, कई बार न्यूज़ में आ चुका है। ये अपने आप में हिस्टोरिक जजमेंट था। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 में डिलीवर किया। इस जजमेंट की सुनवाई करने के लिए, इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करने के लिए 13 जज बैठे थे। और ये अभी तक की दोस्तों सबसे बड़ी बेंच है जिसपे 13 जज बैठकर एक केस की सुनवाई कर रहे हो। और इस बेंच पर जो यहाँ पर डिसीजन आया वो 7:6 आया, 7 जज और 6 जज एक तरफ। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पूरा एक केस निकल कर आया। और जिसके तहत जो आप सुनते होंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये क्या है वो भी आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दोस्तों इसी केशवानंदा भारती जजमेंट से ही निकल कर आया था। और ये जजमेंट इस साल 2023 में बार बार न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी बीच में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्रिटिसिज्म किया था, इसकी आलोचना की थी। और बीच में यहाँ पर फिर से किसी न किसी कारण की वजह से चर्चा में रहा, समझ गए। तो इस पर्टिकुलर केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो बना के अवेलेबल किया, ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली, आसमीज़, मराठी, इन सभी भाषाओं में दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को रिलीज़ किया गया है। क्लियर हो गया ये मैटर, ये आर्टिकल समझ में आ गया। अब आर्टिकल में तो इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर में। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये जजमेंट था क्या। आओ मैं आपको समझाता हूँ। केशवानंदा भारती केस 1973 का ये केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस के जजमेंट को ओवर रूल किया। यानी कि इससे पहले एक और केस हो चुका था गोलकनाथ केस, उसको देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस का जजमेंट सुनाया। और इसके तहत क्या होता है, हमारे संविधान का जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट था, ये 24वां अमेंडमेंट एक्ट क्या करता था, हमारे पूरे पार्लियामेंट को इसने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी कि पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव कर सकता है, हमारे संविधान में कुछ भी चीज़ें हटा सकता है। तो ये पावर यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में थी। तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, यहाँ पर ये जो केशवानंदा भारती जजमेंट था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, पार्लियामेंट के पास में पावर है, आप पार्लियामेंट में आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हो, राइट्स छीनना चाहते हो किसी के, कर सकते हो। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ऐड कर दी कि बट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव कर सकता है संविधान में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा या बेसिक फीचर होंगे हमारे संविधान के, उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। बिना बेसिक स्ट्रक्चर, बिना बेसिक डॉक्ट्रिन को हाथ लगा है, यहाँ पर क्या करना होगा, आप कुछ भी बदलाव कर लो। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी तक तो काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं समय के साथ में, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ऐड कर दिया गया इसके अंदर में, समझ गए। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर अब सोचा, दोबारा से अपने हाथ में पावर लाने की कोशिश की। इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, हमारे पास में सारी पावर होनी चाहिए, हम कुछ भी बदलाव कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सारी पावर नहीं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, और यहाँ पर तीनों का एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं पर रोल निभता है, ठीक है। तीनों को बिल्कुल फ्री नहीं है, तीनों के पास में कोई आप कह सकते हो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप बदलाव करो, हम तो कह रहे हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाना। और बेसिक स्ट्रक्चर में आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी आ गए, मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अंदर में, उसको पार्लियामेंट हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। उसके बदले में आप उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी बदलाव करते रहो, ठीक है। तो अब समझते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आखिरकार था क्या। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी केशवानंदा भारती केस में, इन्होंने 7:6 से यहाँ पर ये जजमेंट पास किया। 7 जज फेवर में थे और 7 जजों ने ये बोला कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक नया टर्म ला रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में दोस्तों फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये तो सीधा सीधा आ गया। भाई पार्लियामेंट कुछ भी बदलने की कोशिश करे, संविधान में बदल ले, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो नहीं हटेगी, सेक्युलरिज्म नहीं जाएगा, फेडरलिज्म नहीं जाने वाला, समझ गए। ये यहाँ पर इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया गया ना। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर में धीरे धीरे कई सारी चीज़ें ऐड हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
हमारी जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट रहना, उस जुडिशरी को किसी की तरफ कोई झुकाव ना हो, किसी जुडिशरी के ऊपर कोई किसी का कोई प्रेशर ना पड़े, तो ये भी, इसको भी हाथ नहीं लगा सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सबकी पावर सेपरेट बांटी गई है दोस्तों, वो पावर्स सबकी सेपरेट है ना, किसी के पास में इकट्ठी, किसी एक के पास में सारी पावर ना होना। सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लोकसभा राज्यसभा जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये, इसको एज इट इज़ चलने देना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को आप हाथ नहीं लगा सकते। वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर में डाली गई। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन धीरे धीरे आप करके अपडेट हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ भी आ गई, इसमें ये चीज़ भी आ गई। अभी भी पता है इसके बारे में कोई क्लियरली सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की गई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके साथ ही साथ में आती रही हैं। समझ गए? तो इससे जो अमेंडमेंट की पावर थी पार्लियामेंट की, उसको कंट्रोल किया गया, उसको लिमिट किया गया। पार्लियामेंट अपने पास में सारी पावर, यानी कुछ भी बदलाव करने की पावर अपने पास में लाने की कोशिश कर रही थी, बट उसको थामा गया। ठीक है, करो बदलाव, ये मत छूना, बस खाली ये चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया। समझ गए? वैसे मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल से, मतलब पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी है आगे एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल में। यहाँ पे बात की जा रही है, हमारी केंद्र सरकार डायरेक्ट करती है सभी शुगर मिलों से, शुगर मिल जहाँ पे चीनी बनाई जा रही है गन्ने से, उनसे बोला जा रहा है कि भैया आप क्या करो, जो गन्ने का जूस है उसका इथेनॉल बनाने में यूज़ ना करो। ऐसी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पूरा मैटर क्या मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। पहली चीज़ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने थर्सडे यानी कि कल के दिन क्या बोला, शुगर मिल से और साथ ही साथ डिस्टिलरीज से यहाँ पर ये बोला कि भैया आप शुगर केन का जो जूस है उसका इथेनॉल बनाने में जो यूज़ है वो मत करना 2023-24 के अंदर में, क्योंकि आपको पता है गन्ने के जूस से क्या बनता है, चीनी बनती है। ठीक है, गन्ने से चीनी बन रही है, उसको रिफाइन कर करके, और गन्ने से ही हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करते हैं, इथेनॉल भी बनाते हैं। तो बोला गया कि भैया आप केवल इथेनॉल पे फोकस मत करना 2023-24 के अंदर में, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर फिर शुगर का क्राइसिस हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पर इस पूरे प्रोडक्शन को मॉनिटर किया है और ये बोला है कि जो शुगर का स्टॉक है इंडिया के अंदर में, उसको हमें इंश्योर करना होगा कि वो अवेलेबल रहे, सभी लोगों तक यहाँ पर शुगर प्रॉपरली पहुँच सके। इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और अवेलेबल होने का मतलब है अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल रहे, जिससे उसके प्राइसेस, उसके दाम कम रहें। नहीं तो अगर कम अवेलेबल होगा और डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे फोकस में की जा रही है कि सारा गन्ने का यूज़ ऐसा ना हो हम इथेनॉल में कर दें, क्योंकि हमारा देश अभी किस तरफ देख रहा है, हमारा देश ये देख रहा है कि हम अरब कंट्रीज़ के ऊपर है, जो ये अरब देश हैं दोस्तों, इनसे कच्चा तेल कम से कम परचेज़ करें। ठीक है, अब ये क्या मैटर है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ये कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्रूड ऑयल हम लोग कई सारे कंट्रीज से डायरेक्टली परचेज़ करते हैं। अब परचेज़ करते हैं, उसको अपने यहाँ पे लाके इसके अंदर में रिफाइनिंग करने के बाद में हम लोग इससे पेट्रोल वगैरह और बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, और ये पेट्रोल का फिर बाकी यूज़ किया जाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि सर हम पेट्रोल का यूज़ तो करें, लेकिन पेट्रोल का यूज़ हमें कम करना होगा, क्योंकि पेट्रोल ख़रीदने में हमारा बहुत खर्चा हो रहा है इन कंट्रीज़ के ऊपर में। तो पेट्रोल हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस पेट्रोल में इथेनॉल मिला देंगे, और अभी तक हम 10% तक का मामला टच कर चुके हैं। समझ गए? तो पेट्रोल में हमने 10% इथेनॉल मिला दिया। हमारा टारगेट यह है कि 2025-26 तक हम इसमें 20% इथेनॉल मिला दें। कहोगे इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, अभी तो हम 100% पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आने वाले समय पर 20% इथेनॉल मिला देंगे जो गन्ने से बनेगा, तो 20% जो पेट्रोल हम परचेज़ कर रहे थे वो तो कम हो जाएगा ना, उसका पैसा तो बचेगा हमारे पास में। फिर बाकी आगे का टारगेट होगा हम इसको और ज़्यादा बढ़ा दें, तो इससे पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, ख़त्म नहीं होगी लेकिन कम तो होगी। बहुत अमाउंट हम इससे सेव भी कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इथेनॉल बनता ही शुगर केन से है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है शुगर केन के जूस से, मोलेसिस से, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आप इतना ज़्यादा इथेनॉल में ही इसका सारा यूज़ ना कर दो जिससे शुगर का प्रोडक्शन ना हो सके। ठीक है, जो शुगर स्पेशली जो चीनी है उसके ऊपर भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इथेनॉल हम दूसरी चीज़ों से भी बना सकते हैं, जैसे कि ब्रोकन राइस जो होता है, मेज़ होता है, टूटे हुए चावल वगैरह हैं, इससे भी दोस्तों यहाँ पे हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए? तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये इंश्योर क्या करेगा कि भाई इससे हमारे देश की जो शुगर की डिमांड है, शुगर की जो कंजम्पशन है, वो यहाँ पर जैसा मेंटेन है वो मेंटेन होकर चलता रहेगा, उसकी वजह से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर?
तो शुगर कितनी इंपॉर्टेंट है ज़रा ये भी जान लेते हैं। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस इंपॉर्टेंट बात को सुनना, शुगर इंडस्ट्री के बारे में, शुगर एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में मैं आपको बता दूं ये लगातार न्यूज़ में रहा है। तो शुगर इंडस्ट्री की स्थिति है क्या इंडिया में? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसका असर सीधा सीधा यहाँ पर जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर होता है। क्योंकि दोस्तों 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स हमारे देश में हैं, 5 करोड़ के आसपास इतने सारे फार्मर्स प्रेजेंट हैं, और लगभग यहाँ पर 5 लाख वर्कर्स डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिला हुआ है इन चीनी की मिलों के अंदर में। तो इन सब की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और यहाँ पे आप समझते होंगे शुगर इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। इवन अक्टूबर और सितंबर के बीच में 2021-22 की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था चीनी का, और प्रोड्यूसर के साथ साथ हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी बन चुके थे, और दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुके थे। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल किया। अब दोस्तों जब चीनी बनाई जाती है तो बनाई जाती है गन्ने से। अब गन्ने को उगाने के लिए हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? गन्ने को लगाने के लिए कम से कम यहाँ पे 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का थोड़ा गर्म क्लाइमेट हो, बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, जो मिट्टी है वो डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए, जिसमें हम गन्ने का प्रोडक्शन सही से कर सकते हैं। और गन्ने के प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के अंदर में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है गन्ने का। अब जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, ये शुगर इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो की है कि भाई इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला है, 5 करोड़ फार्मर्स हैं, कई सारे वर्कर्स हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे के मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेन रीज़न है दोस्तों शुगर के इनका प्रोडक्शन। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो गन्ने का उत्पादन है, गन्ने का प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। शुगर का एक्सपोर्ट भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ये जो सीज़न है सितंबर अक्टूबर का, वो शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं हाई एक्सपोर्ट की। 2021-22 में दोस्तों हमने अभी तक का सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट किया है, एकदम हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, 109.8 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास, और बिना किसी सपोर्ट के, और सीधा हमने 40,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी ये शुगर एक्सपोर्ट करके। और इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। सरकार ने पिछले 5 सालों में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम्स थी शुगर इंडस्ट्री से, उसको टैकल करने की कोशिश की है। और अभी इथेनॉल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे दिया गया है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो चीनी की मिल है उनसे ये भी बोला है कि भैया जो चीनी है इसको थोड़ा सा इथेनॉल की तरफ भी फोकस करो, डाइवर्ट करो। और इससे यहाँ पर क्या होगा? इससे यहाँ पर दोस्तों जो हमारा गन्ने का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, जो फार्मर्स हैं उनको भी एक अच्छा प्राइस यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और प्लस यहाँ पे हम लोग जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको भी यहाँ पर कम कर पाएंगे। समझ गए? और इसके लिए यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट है वो कई सारे मिल्स को सपोर्ट कर रही है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव है जिसकी वजह से गन्ने का उत्पादन प्लस चीनी का उत्पादन तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा दोस्तों जो एफआरपी दी जाती है, आपको पता है गन्ने की खेती पर, जैसे काफ़ी सारे फसलों पर एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे गन्ने की खेती के ऊपर सरकार एफआरपी देती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये यूपीएससी सवाल पूछ चुका है डायरेक्टली, ठीक है, कि इसको कौन डिसाइड करता है। तो दोस्तों जो एफआरपी एक मिनिमम प्राइस है जो चीनी की मिलों को प्रोवाइड करवाई जाती है कि भैया ये जो मिल है वो गन्ने वाले फार्मर्स को इतना पैसा देंगे, ताकि जो गन्ने वाले किसान हैं दोस्तों यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए, सिक्योर अमाउंट मिल जाए। और मैं आपको बता दूं जो एफआरपी है इसका रिकमेंडेशन देने वाली बॉडी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और ये बॉडी हमारी राज्य सरकारों से, बाकी सारे बॉडीज से मिलकर डिस्कशन करने के बाद में जाकर ये डिसीजन लेती है। लेकिन ये तो बात हो गई, चलो अच्छी अच्छी चीज़ हो गई शुगर इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन अब बात यह है कि शुगर इंडस्ट्री कई सारी समस्याओं से गुजर रही है, कई सारी दिक्कतें भी दोस्तों इसी से एसोसिएटेड हैं। क्या कि शुगर का जो डिमांड है वो पिछले कुछ समय पर थोड़ा सा कम हुआ है। रीज़न क्या है? इनका दूसरे स्वीटनर्स के साथ में कंपटीशन बढ़ चुका है। इंडियन शुगर इंडस्ट्री आज के समय पर कंपटीशन फेस कर रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्वीटनर्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कॉर्न सिरप वगैरह आ चुके हैं, जो कि बहुत सस्ते हैं और उनकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है और बहुत ज़्यादा मीठे भी हैं। समझ गए? तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर टैकल मिल रहा है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सारी शुगर की जो मिल है इंडिया के अंदर में दोस्तों, वहाँ पे टेक्नोलॉजी या मशीन्स का यूज़ हो रहा है वो बहुत पुरानी है। ठीक है, इससे अच्छे से शुगर बन नहीं पाता, और ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं कम्पीट नहीं कर पाती। इस वजह से दूसरे कंट्रीज़ जो हैं शुगर प्रोडक्शन के मामले में आगे निकल जाती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट। शुगर केन का जो कल्टीवेशन है, इसको गन्ने को खेती करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कीटनाशक चाहिए होता है, जिसकी वजह से सीधा एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, पानी का जो टेबल है वो कम होता हुआ नजर आएगा। समझ गए? और इतना ही नहीं, जो चीनी की जो मिल है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। आपने मिल कभी देखी होगी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो गंदा धुआं है वो निकलता है, वाटर निकलता है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको अफेक्ट कर सकता है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारा का सारा डेटा कौन प्रेजेंट करता है, वो है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। इस बॉडी के बारे में ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों इस बॉडी की चर्चा हमारे ऊपर इस आर्टिकल में भी हुई है, समझ गए। और ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये बॉडी भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ पर यह है कि इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुगर ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। ये एक बॉडी है जो कि यहाँ पर सरकार और शुगर इंडस्ट्री के बीच में लिंक बनाकर काम करती है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही है कि इंश्योर करना कि भैया जो प्राइवेट और पब्लिक शुगर मिल्स हैं, कई सारी सरकारी चीनी की मिल हैं, कई सारी प्राइवेट चीनी की मिल हैं, ठीक है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे प्रॉपर काम करना, समझ गए। तो ये यहाँ पर इसका एक स्पेशल फोकस है, दोनों के बीच में एक लिंक बैठाकर चलना। आगे आता हूँ उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दोस्तों, जिसको बोलते हैं एमपीसी, इन्होंने यहाँ पर भारत की जो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, उसको लेकर अभी बोला है कि हम एक पूरा नया प्रोजेक्शन लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे 2023-24 के अंदर भारत की ग्रोथ किस प्रकार से होगी। आपको पता होगा कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दोस्तों, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम करती है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरा है, ये सेंट्रल बैंक है, इसका मेन काम क्या है, इसकी एक पूरी कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका मेन काम है ब्याज का दर सेट करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर दोस्तों यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जल्दी क्या करेंगे, एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जहाँ पे 2023-24 के अंदर में ग्रोथ हमारी कैसी रहेगी वो बताएंगे। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ में ये भी मेंशन किया है कि इस बार अक्टूबर के महीने में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो वैसे थोड़ा सा कम रहा है, 4.87% के आसपास रहा है। और जो फूड के प्राइसेस हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं, वैसे 6.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अभी पूरा सब कैलकुलेशन करने के बाद में एक रिपोर्ट लेकर आएंगे जहाँ पे पता चलेगा 2023-24 के अंदर में भारत का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से रहेगा, इन्फ्लेशन जो है वो किस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। तो हम ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इंतज़ार कर लेंगे, जब रिपोर्ट आएगी तब डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये है क्या और एग्जैक्टली काम कैसे करती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है, कैसे सवाल पूछा था वो भी आपको बताऊंगा। तो सवाल यह है एमपीसी। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनाई गई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ क्या, सेक्शन 45ZB जो है हमारा इस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दोस्तों, इसी के अंदर में, ये सेक्शन के अंदर में ये बॉडी आती है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, इसको इस सेक्शन के तहत पावर मिल जाती है कि वो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाए, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बना जाए कि भाई कौन से सेक्शन के तहत एमपीसी को बनाया जाता है, तो उसका सेक्शन का नाम है सेक्शन 45ZB। ये हमारे आरबीआई एक्ट 1934 का ही सेक्शन है जिसके तहत सरकार के पास में पावर है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बना सके। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका मेन काम क्या है कि भाई हमारे देश के अंदर में अलग अलग पॉलिसी रेट्स को सेट करना, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी रहेगी उसका टारगेट सेट करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, अब कमेटी में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसमें कितने हैं, तो दोस्तों इस कमेटी का कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो इसमें 6 मेंबर्स आपको नजर आएंगे। कितने, 6 मेंबर्स। अब 6 में सबसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय पर हमारे शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं, ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये गवर्नर भी हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो एमपीसी के आप कह सकते हो चेयरपर्सन भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे मेंबर होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे होता है यहाँ पर हमारे बैंक के ही एक ऑफिसर जिसको सेंट्रल बोर्ड क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो ये तो हो गए 3 मेंबर, बाकी बचे 3, और बाकी जो बचे 3 हैं उनको सरकार अपॉइंट करती है। और वो 3 लोग वो होते हैं जिनको एक अच्छी खासी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी की फील्ड में, समझ गए। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं दोस्तों इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम है ग्रोथ की फोरकास्टिंग करना। भाई देश हमारा किस तरीके से ग्रो करेगा, हमारी इकॉनमी किस लेवल पर होगी, उस प्रकार का यहाँ पर एक फोरकास्ट करके प्रोजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, किन किन चीज़ों को देखने का काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आओ जरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले रेपो रेट देखने का काम, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ कॉरिडोर, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट रेशियो, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन सारे कंपोनेंट्स को देखने का काम करता है, ये बात यहाँ पे बताई जाती है। अब यूपीएससी ने 2015 में दोस्तों डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में यहाँ पर आपको 4 चीज़ें बताई गई हैं,
4 चीज़ें दी गई हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू। तो बताओ इन चारों में से कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं या इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्या क्या आपने पढ़ा, जरा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बैंक रेट पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, बैंक रेट को डिसाइड करने का काम करता है एमपीसी, एमपीसी का मेन कंपोनेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल अभी पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आप देख पाओगे, ये भी यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट है एमपीसी का। पब्लिक डेट पढ़ा था, नहीं पब्लिक डेट नहीं पढ़ा। पब्लिक रेवेन्यू ये भी नहीं पढ़ा। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही होना चाहिए, यही दोनों मेन कंपोनेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना फाइनली आते हैं एडिटोरियल पर, और आज हमने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है यूएपीए एक्ट के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। यूएपीए कितना खतरनाक हो सकता है, कई सारे लोग यहाँ पर इसको फेवर करते हैं, कई सारे लोग इसके खिलाफ रहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर राइटर ने डिस्कस की हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। यह टॉपिक अक्सर चर्चा में रहता है, तो आपको एक कंप्लीट पूरा कह सकते हो कि स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस पूरे टॉपिक का, कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास में कंटेंट रेडी है, आप सीधा यही चेप के आओगे, आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मिलेगा भी नहीं टाइम सोचने समझने का। समझ गए। फिर आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, पहले हम समझते हैं आखिरकार इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया। इस एडिटोरियल को इसलिए लिखा गया क्योंकि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये भारत का सबसे कठिन टेरर लॉ है, जिसके तहत इसके जो प्रोविजंस है ना, बहुत ही कठोर प्रोविज़न है। इसको लेकर काफ़ी बार इल्ज़ाम लगता है सरकार अपने फ़ायदे के लिए यूएपीए लगा देती है किसी के ऊपर, तो यूएपीए को हटाया जाए। इस तरीके से आप देख पाओगे कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, भाई यूएपीए इंडिया का टूल जो है इसको हटाया जाए, कई बार मांगे की गई हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वैसे इस यूएपीए का यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो देश है, जो कई बार कह सकते हो कि टेररिज्म के अटैक से भी यहाँ पे सफ़र किए, उस तरीके के यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूएपीए एक्ट को लेकर आया गया है। पहले हम समझ लेते हैं ये बेसिक यूएपीए है क्या। सबसे पहली बार 1967 में इस एक्ट को लेकर आया गया ताकि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर देख लिया जाए। भाई देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ जो है, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बड़ा खतरा है, उन जैसे मटेरियल को या उन जैसे लोगों को टैकल करने के लिए दोस्तों यूएपीए लेकर आया गया। और यूएपीए को कई बार अमेंड किया गया, कई बार इसके अंदर में चेंजेस करे गए, और सबसे जो रिसेंट चेंज किया गया था वो 2019 में किया गया था। 2019 में जो चेंज किया गया था, इसके अंदर मांग ये थी कि भैया जिस भी व्यक्ति को यूएपीए के तहत धर लिया जाए, ठीक है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, साइबर टेररिज्म कर रहा है ना, तो इस तरीके उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी जब्त कर ली जा सकती है। दोस्तों ये भी यहाँ पर पावर है। एक इंसान को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की पावर भी यूएपीए के पास में है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यूएपीए से ही पावर मिलती है हमारे एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ताकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तहकीकात की जा सके। इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत अगर कोई पकड़ा जाता है दोस्तों तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है उसकी आतंकवादी हरकतों के लिए। वही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करके। अब बात यहाँ पर यह है कि कई सारे लोग दोस्तों यूएपीए के फेवर में हैं, क्योंकि बहुत समय से मांग, ये आप देख पाओगे जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इनका कहना यह है यूएपीए को हटा दिया जाए, और दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों का कहना है यूएपीए को रखा जाए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम डिसाइड करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि फेवर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और इसके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। जब बात करते हैं फेवर की, तो आर्गूमेंट्स में क्या क्या फेवर आता है। पहली चीज़ नेशनल सिक्योरिटी। लोग का कहना यह है कि यूएपीए ज़रूरी है भाई, हमारे देश की सुरक्षा सबसे उत्तम लेवल पर है। तो ये जो यूएपीए है ये क्या काम करेगा, हमारे सरकार को डायरेक्ट पावर देता है कि ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, या देश के खिलाफ चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इन सबको बैन किया जाए, इन सबको टैकल किया जाए यूएपीए के माध्यम से। तो नेशनल सिक्योरिटी ज़रूरी है। इसको लेकर एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि स्टैन स्वामी, एक ज्यूइश प्रीस्ट और एक्टिविस्ट, इस व्यक्ति को यहाँ पर यूएपीए के तहत बुक किया गया था। क्यों? क्योंकि इसने वायलेंस किया दलित मीटिंग के अंदर में जनवरी 2018 में। तो सरकार ने यहाँ पे बोला कि इसका जो एक बहुत बड़ा लिंक था, एक बैंड मॉइस्ट ग्रुप के साथ में लिंक था, और इसका पूरा मकसद था देश में जो है दंगा फैलाना। तो इस व्यक्ति को टैकल किया गया यूएपीए के माध्यम से। तो ऐसे यहाँ पर जो लोग हैं, ऐसी फिगर्स जो हैं, इनसे निपटने के लिए यूएपीए ज़रूरी है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा जो फेवर है वो है काउंटर टेररिज्म मेजर। दोस्तों आतंकवाद से लड़ने में यूएपीए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ है।
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कई सारे संगठन हैं जिन्होंने आतंकवादियों का काम किया है, उनको बैन करना, किसी एक इंसान को आतंकवादी का करार देकर उसको यहाँ पर अरेस्ट करना, ये सारी पावर्स यूएपीए के तहत है। इससे बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर ये चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाता है, और प्लस जो टेररिज्म है इसको हम रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने कई सारे इंडिविजुअल्स, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आतंकवादी घोषित कर दिया यूएपीए के तहत। फॉर एग्जाम्पल जैसे मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकी उर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद और ऐसे और भी कई सारे लोग, इन सबको आतंकवादी घोषित किया गया है यूएपीए के तहत। इनके ऊपर इनकी जो भी एसेट्स उनको जब्त कर लिया गया, इनके ट्रैवल के ऊपर बैन है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। समझ गए? तो यूएपीए का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लोग फेवर करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन करके आप यहाँ पर देख पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो यूएपीए है ये क्या करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करवाता है। यानी कि एक इंसान जिसके ऊपर शक दिख रहा है, लगातार वो नज़रों में आ रहा है, कुछ दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर पूरी तरह से शक हो चुका है, तो उसको भी हम यूएपीए के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई एविडेंस चाहिए, फॉर्मल ट्रायल चाहिए, कुछ नहीं करना, कोई एविडेंस, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं। हमको दिख रहा है, अगर वो उसके ऊपर शक है, यूएपीए के तहत उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये पावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सफूरा जारगर, जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, जिसको अरेस्ट किया गया यूएपीए के तहत। लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर अरेस्ट क्यों किया गया, एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर 2020 में दंगे भड़काए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अरेस्ट करने पर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्या हुआ, जब बाद में देखा गया तो पाया यह गया कि ये जो लड़की है ये एक अलग बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड थी। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एंटी सीए प्रोटेस्ट वगैरह सब इसने ऑर्गेनाइज किए थे। तो इस बेसिस पर यूएपीए के तहत यहाँ पर सस्पेक्ट अगर लगा यहाँ पर ये व्यक्ति थोड़ा खतरा है, तो इसको भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना एविडेंस के। ये पावर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे लोग फेवर में हैं कि भाई हाँ ये फेवर है, ये सही चीज़ है। फिर आता है ग्लोबल कमिटमेंट्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सपोर्टर्स हैं यूएपीए के, उनका कहना यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लॉ हमारे पास में ना है और आगे ना होगा, इसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ कहीं ना कहीं टेररिज्म से लड़ने में इस तरीके से गुजर रहे हैं। टेररिज्म, किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए उनके पास में जो दूसरे लॉज हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसके प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन। यूएपीए जो है एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत टूल आपको देखने को मिलता है, जिसका मेन काम क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में है, देश के खिलाफ में कोई काम कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर उसके खिलाफ में पूरी तरह से कार्रवाई को चलाना। जैसे यहाँ पे बोला गया कि सरकार ने यूएपीए का इस्तेमाल किया था अजमल कसाब को यहाँ पर सज़ा देने के लिए। अजमल कसाब जो कि अकेला ये आतंकवादी 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसमें पकड़ा गया था ये। तो ये आप कह सकते हो अकेला ये जो आतंकवादी इसको पकड़ा गया अजमल कसाब को, सरकार ने यहाँ पर कुछ सीसीटीवी फुटेज के ऊपर में रिलाई किया, फ़ोन रिकॉर्ड्स, कन्फेंशंस, कुछ एविडेंस वगैरह चेक करने के बाद में ये पाया कि इसका अटैक में बहुत बड़ा हाथ था। बाद में इसको मृत्युदंड दिया गया 2012 में। ठीक है, वैसे अफजल गुरु को भी 2013 में यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी, उसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक किया था। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे बात है ये कि यूएपीए किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल्स आप कह सकते हो दिए गए हैं, जैसे कि अफजल गुरु का एग्जांपल भी दिया गया। यूएपीए का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के खिलाफ काफ़ी सख्त कानून है। ठीक है, बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं इसके अंदर में हमको देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल को देश के खिलाफ जाने से रोक सकती है। उसको पता है भाई यूएपीए के तहत एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसका। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जिसमें 14 लोगों की जान गई, 22 लोग यहाँ पर घायल हुए। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पर यूएपीए का यूज़ करके उसके ऊपर कह सकते हो बहुत सारी पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की गई। जो भी लोग या जो भी व्यक्ति यहाँ पर मुजरिम साबित हुए थे, है ना, जिसने भी ये अटैक किया था, और उसमें अफजल गुरु भी था, जिसको फांसी की सज़ा दी गई 2013 के अंदर में। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ये था हमारे आर्गूमेंट्स फेवर में कि यूएपीए क्यों होना चाहिए। अब काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हैं और काफ़ी लोगों का कहना है कि नहीं यूएपीए नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है? पहला रीज़न, इससे जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इनका वायलेशन होता हुआ नज़र आता है। जैसे हमारा संविधान कई सारे अधिकार देता है, राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, खुलकर बोलने की हक देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है हमको। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। क्यों? यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो यूएपीए है ये किसी एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, माइनॉरिटी, किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मान लो सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी शुरू कर दे तो सरकार उसके ऊपर यूएपीए लगा सकती है, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ ना।
तो ये लोगों का कहना है। दूसरा यहाँ पे लोगों का कहना है लैक्स सेफगार्ड मैकेनिज्म, यानी कि ये जो लॉ है दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर यह है कि जो पावर है ना, पावर का मिसयूज़ हो रहा है या पावर का एब्यूज़ हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के, बिना किसी एविडेंस के। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक ही जने को पावर दे रही है। इससे यहाँ पर व्यक्ति ना बेल मिल पा रही है, ना उसको ट्रायल मिल पा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो यूएपीए नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। इतना ही नहीं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस भी हुए जहाँ पर कोर्ट ने जो है ये देखा कि भाई यहाँ पर इस यूएपीए के तहत बेल मिलना थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। फिर लोगों का कहना यह है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। फेडरलिज्म जहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो बोला गया ये जो कानून है दोस्तों, ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये सारी पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम्स की, वो सारी पावर्स भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। समझ गए? फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जा रही है, लो कॉन्विक्शन रेट। लोगों का कहना यह है कि भाई यूएपीए को क्यों रखो जब इसका कॉन्विक्शन रेट ही बहुत कम है। मतलब अपराधी पकड़े तो कई बार गए हैं, लेकिन अपराधी मुजरिम साबित बहुत कम हुए हैं। हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग केवल और केवल 2.2% जो केसेस रजिस्टर हुए थे यूएपीए के तहत 2016 से 2019 के बीच में, उन्हीं में ही कॉन्विक्शन साबित हुआ। यानी कि वही केवल 2% केस के अंदर भी लोग मुजरिम साबित हुए, बाकी लोगों को हमको छोड़ना पड़ा। समझ गए? तो इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो ये कानून है कितने मासूम लोगों को भी हारेस कर रहा है, इनोसेंट पीपल को अरेस्ट कर रहा है। टेररिज्म को रोकने के बजाय मासूम इनोसेंट पीपल के ऊपर असर पड़ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। कि इसका कॉन्विक्शन रेट, यानी कि लास्ट में जब ट्रायल होता है तो जो इंसान कह सकते हो कि घोषित किया जाता है कि हाँ ये मुजरिम था, तो वो मुजरिम निकलता ही नहीं है। केवल 2% केसेस के अंदर ही यहाँ पर मुजरिम साबित हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो कॉन्विक्शन रेट कम होने की वजह से भी इसको नहीं होना चाहिए, लोगों का कहना है। अब दोस्तों राइटर ने यहाँ पर कुछ मेजर्स बताएं कि आखिरकार हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं यूएपीए के अंदर में चेंजेस करने के लिए। तो सबसे पहला हमें इस लॉ के अंदर में कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्ट की, ये डेफिनेशन हमें थोड़ी सी सही से मेंशन करनी होगी। ठीक है, करंट डेफिनेशन के अंदर में सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में भी सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, तो उस चीज़ को हमें सामने लेकर आना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं जो यूएपीए है इसके अंदर में यहाँ पर कह सकते हो कि जो आज के समय पर बेल मिलना मुश्किल है या फिर कोई ट्रायल नहीं लगा सकता, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा कम करना होगा। जो एक्यूज़ है, यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, यूएपीए लगाया गया, उसको थोड़ा चांस देना होगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो इनोसेंट क्यों है। ठीक है, थोड़ा प्रूव करने के लिए चांस देना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर यूएपीए के तहत उस व्यक्ति को ज़्यादा कोई चांस मिलता नहीं है, ऐसा बोला गया। फिर एक रिव्यू मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी ज़रूरी है, जो कि क्या करेगी, सरकार का जो डिसीजन है किसी के ऊपर बैन लगाने के लिए, किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी उसको रिव्यू करने का काम करेगी कि क्या वो सही है या गलत है, सरकार के एक्शन सही थे या गलत है। तो ये करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर लास्ट में यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि जो यूएपीए है, यह बिल्कुल हमें लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना होगा कि भाई जब कुछ नहीं बचता है हमारे पास में, ठीक है, जब कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तब जाके यूएपीए लागू करना है। समझ गए? यूएपीए को हमेशा पहले लागू नहीं करना है। जब कुछ ना दिखे, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके यूएपीए को एज अ लास्ट ऑप्शन की तरह देखना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों का फ्रीडम है, उसको देखना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम यूएपीए का यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करें, दोनों ही गलत है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये कुछ कदम हम उठा सकते हैं, जो कदम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएपीए इन इंडियाज़ काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। भारत किस तरीके से, यानी जो आतंकवादी विरोधी जो भारत की रणनीतियां हैं दोस्तों, इसमें यूएपीए कानून ने कितना ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, पहले तो ये बताना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू इंपॉर्टेंस बता सकते हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ ऊपर कई सारे। फिर आपने कुछ मेजर सजेस्ट करने, कुछ तरीके बताने हैं जिससे हम थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस फ्रेमवर्क लेकर चल सकेंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लॉ लेकर चल सकेंगे, जिससे यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो यूएपीए को लेकर। समझ गए? तो क्या हो सकते हैं वो उपाय, वो भी आपने समझाने हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के महत्व पर चर्चा करें। अधिक संतुलित और पारदर्शी कानून ढांचा प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन सबमिट करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो भाई। जब आप आंसर सबमिट करते हो ना, तो साथ ही साथ में आप लोगों ने एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे, एटलीस्ट 2 आंसर तो रिव्यू कर ही सकते हो ना यार, थोड़ा सा में लेकर। तो रिव्यू करने पे बहुत फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। सामने वाले के आंसर में मिस्टेक होगी तो आप उनको बता सकोगे, ठीक है, कि भाई ये मिस्टेक है। और आपको अगर कुछ लगता है हाँ यार यह पॉइंट अच्छा है, ये नया पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो वो पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पर आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। इस तरीके से बेनिफिट्स मिलते हैं। आप जाकर उस कोऑपरेटिव वे में जो चल रहा ग्रुप है उसको एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में शेयर कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देखकर इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सीधा सीधा हेल्प हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अब देखते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था, जो GL10 हाल ही में न्यूज़ में था, यानी ग्रीस लाइटनिंग 10, ये क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पेन है जिसको नासा ने यहाँ पर टेस्ट किया था, जिसके बेसिस पर यहाँ पे 2016 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।